हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 24। इसमें हमारा पाठ 12 रहेगा, वन हमारी जीवन रेखा, और ये पार्ट 2 है। ठीक है, ये आपकी नई किताब है 2025-26 की। तो चलिए फटाफट से हम अपने लघु प्रश्नों को शुरू करते हैं, क्योंकि अति लघु तक मैं करवा चुकी हूँ आपको। आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा लघु प्रश्नों पर चलते हैं। पाठ 7, वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? आप अपनी किताब खोलना बेटा, ये वाला पाठ, उसमें पहले ही पाठ पे, पहले ही पेज पे अपना जो ये पाठ है, ठीक है, उसके पहले ही पेज पे, जैसे आपने देखा होगा, ये आपकी किताब है, ये आपका पाठ है, वन हमारी जीवन रेखा। कुछ लाइन इधर होती हैं, कुछ लाइन इधर होती हैं। जो इधर वाली लाइन में इस तरफ देखना है, यहाँ पे आपको, ये मैंने वहीं से लिखा है बिल्कुल। हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे फेफड़े हैं, इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए। नदी के किनारे पर वनस्पति तटीय क्षेत्र का संरक्षण बाढ़ के दौरान मृदा का संरक्षण में कैसे सहायता करता है? तो बेटा, नदी के किनारे वनस्पति की जड़ें, मतलब पेड़ों की जड़ें, मिट्टी को मजबूती से पकड़कर रखती हैं। बाढ़ के दौरान पानी के तेज बहाव के बावजूद ये जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं, जिससे मिट्टी का बहाव रुक जाता है और तटीय क्षेत्र का संरक्षण हो जाता है। देखा, पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, किसी ने सोचा भी नहीं होगा अभी तक। अगला देखिए, वन पारिस्थितिकी तंत्र में कैनोपी परत के महत्व को समझाइए। कैनोपी परत का मतलब बेटा ये है, जैसे कि आपने देखा होगा जंगलों में कुछ तो पेड़ बड़े बड़े होते हैं, ऊंचे ऊंचे, है ना, कुछ उनके बीच में छोटे छोटे पेड़ होते हैं, छोटे छोटे, है ना, और कुछ ऐसे बड़े बड़े होते हैं, कुछ फिर छोटे छोटे बीच में उनके। तो ये जो ऊंचे वृक्ष की शाखाएं हैं ये, ठीक है, वो कम जो ऊंचाई के वृक्ष है उनके ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं। अगर हम ऊपर से देखें तो हमें सिर्फ ये दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, ये जो हमें छत दिखाई देती है इसी को कैनोपी कहते हैं। ठीक है, या हम इसे वितान भी कहते हैं, वितान। तो मैंने वही लिखा है, वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, यह वितान या कैनोपी कहलाता है। ठीक है, हो गए तीनों प्रश्न। वेरी गुड। प्रश्न 10 देखिए, वनों की कटाई रोकने के लिए 3 स्थायी उपाय। वनों की कटाई को रोकने के लिए 3 परमानेंट उपाय। पहला, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाना चाहिए। ठीक है, वृक्षारोपण का अभियान चलाया जाए। लोगों को वनों के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि वन हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। अगर आप पेड़ पौधों को काट दोगे तो एक दिन हम भी मर जाएंगे, हमारा भी जीवन नहीं रहेगा। ठीक है, अगला, वनों की अवैध कटाई को रोकने के लिए कठोर कानून बनाए सरकार। ठीक है, और लकड़ी पर निर्भरता कम करने के लिए, लकड़ी आजकल हर कोई लकड़ी की चीजें बनवा रहा है, तो लकड़ी की चीजों की निर्भरता कम करनी चाहिए। बांस की, जूट की, इन सब का उपयोग करना चाहिए हमें। ठीक है, तो उसने 3 बोला था, मैंने 4 लिखवा दिए हैं। जो आपको अच्छा लगे आप उनमें से 3 लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, एक ऐसी सड़क निर्माण की योजना बनाई गई है जिसमें 2 शहरों की दूरी 70 किलोमीटर कम करने के लिए सड़क को वन क्षेत्र से गुजारना होगा। मान लीजिए 2 शहर हैं, ठीक है, इसकी दूरी यहां से यहां तक काफी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे जंगल है, ये जंगल मान लीजिए, या जंगल से होकर जाते हैं तो ये दूरी कम बैठती है, मतलब इस वाली दूरी से 70 किलोमीटर कम है ये। ठीक है, तो वो ये सोच रहे हैं कि हम यहां से रास्ता बना दे वनों को काट के। तो क्या ऐसी सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए या नहीं? यदि हाँ, तो सड़क का निर्माण कैसे किया जाना उचित होगा? तो बेटा, वनों को काटकर सड़क का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। इस पाठ में यही तो बता रहा है कि वनों को बचाओ। ठीक है, नहीं, सड़क का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। वनों का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और वन्य जीवों का घर होते हैं। ठीक है,
चलिए अब आ गए हमारे दीर्घ प्रश्न। प्रश्न 12। पहेली जानना चाहती है कि यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा, मतलब अगर वन नहीं बचेंगे तो क्या होगा। अच्छा आप खुद ही सोच लो, अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा। क्या आपको सब्जी मिलेगी, फल मिलेगा, अनाज मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगा तो आप मर ही जाओगे ना। ठीक है, तो यही बात ये समझाने की कोशिश कर रहा है, यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो ऑक्सीजन का उत्पादन कम हो जाएगा, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वन नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो प्रदूषण में वृद्धि हो जाएगी, वन्य जीवों का विनाश हो जाएगा, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवी मर जाएंगे, मृदा अपरदन, मिट्टी का नाश हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी तो नियंत्रण नहीं कर पाएगी उसको, मिट्टी के कटाव शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सूखा, बाढ़ जैसी आपदाएं बढ़ेंगी। ठीक है, तो सोचो आप वन नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं है। आप ये मान के चलो, जितना एक माँ के लिए उसका बेटा जरूरी होता है ना, ऐसे ही हम इंसानों के लिए आपका जरूरी है पेड़ पौधे। ठीक है, चलिए हो गया प्रश्न। प्रश्न 13 देखिए, ये दो चित्र हैं, एक ये मरुस्थल का चित्र है राजस्थान का, और एक ये हरे भरे पेड़ों का चित्र है। ठीक है, तो ये बोल रहा है उपरोक्त दिए गए चित्र के द्वारा दो क्षेत्र दर्शाए गए हैं, उनके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्षेत्र ए है, ये क्षेत्र बी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न, चित्र ए व चित्र बी के क्षेत्रों की जलवायु कैसी है। जलवायु मतलब बेटा तापमान। तो एक बात बताइए, इसका तापमान कैसा है? एकदम गर्म। भूमि कैसी है? एकदम बंजर है, कुछ नहीं उग रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैसी है? यहाँ पे लगता है ऐसे जैसे रोज बारिश होती होगी, बढ़िया हरियाली हरियाली छा रही है, कितने सारे पेड़ पौधे है ना। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर, चित्र ए में भूमि बंजर दिखती है, यह एक शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु होगी जहां वर्षा बहुत कम होती है। दूसरा, चित्र बी में घने जंगल और हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जहां पर्याप्त वर्षा होती है, यहाँ जलवायु आर्द्र या उष्ण कटिबंधीय होती है, मतलब हरियाली। ठीक है, दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है दोनों क्षेत्रों में से किस क्षेत्र का तापमान कम होगा और क्यों। तो बेटा किस क्षेत्र का तापमान कम होगा? हरियाली वाले का, बी वाले का कम होगा तापमान। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे हरियाली है, बढ़िया पेड़ पौधे हैं, वहां बारिश होती रहती है, ठंडक है। ठीक है, तो वहां का टेम्परेचर कम होगा। तो देखिए चित्र बी का तापमान चित्र ए के मुकाबले कम होगा। ठीक है, क्योंकि एक सेकेंड, क्योंकि क्षेत्र बी में सघन वनस्पति और पेड़ पौधे हैं जो छाया प्रदान करते हैं और सूर्य के प्रकाश को सीधे जमीन तक पहुंचने से रोकते हैं। यह सतह तापमान को कम करता है। ठीक है, और जहां पेड़ पौधे ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां सीधे सूर्य की प्रकाश की किरणें जमीन पर जा रही हैं, तो उसमें से तापमान निकल रहा है, खूब गर्मी पैदा हो रही है। ठीक है, हो गए बेटा दोनों प्रश्न। किसी को कोई दिक्कत परेशानी अगर होती है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। प्रश्न 14, ये सर्कल देख रहे हो बेटा आप, क्या है ये खाद्य श्रृंखला है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये घास है, घास को ये हिरन खा रही है, हिरन को शेर खा रहा है। ठीक है, जब शेर मर जाता है तो ये जो कुछ सूक्ष्म जीव हैं वो मृत अपघटकों को खाते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, मृत चीजों को खाते हैं। तो मतलब ये एक सर्कल चल रहा है, घास हिरन को खा गई, मतलब घास ने हिरन ने घास खा लिया, शेर ने हिरन को खा लिया, शेर मर गया तो सूक्ष्म जीवों ने शेर को खा लिया। ठीक है, तो ये सर्कल चलता रहता है। अगर ये कोई भी इसमें से ना हो और ये सर्कल बंद हो जाए तो क्या होगा? संतुलन बिगड़ जाएगा पृथ्वी का। ठीक है, तो देखिए, यदि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक की कमी हो जाए तो क्या होगा? उत्पादक मतलब जिससे हम खाते हैं, पौधे। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? उत्पादक हमारा क्या है? जिसे खाया जा रहा है।
जैसे मान लो ये घास है और ये यहाँ पे गौट है, बकरी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, उत्पादक, और ये क्या हो गया, जिसने खा लिया वो अपघटक। ठीक है, तो पहले में पूछ रहा है उत्पादक ना हो तो क्या होगा, और दूसरे में पूछ रहा है अपघटक ना हो तो क्या होगा। तो देखिए, यदि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक की कमी हो जाए, मतलब पौधे की कमी हो जाए, तो शाकाहारी जीव जो हिरन है भोजन की कमी के कारण भूखे रहेंगे, तो उनकी संख्या कम हो जाएगी। इससे मांसाहारी जीव जो शेर हैं वो भी प्रभावित होंगे, क्योंकि उनका भोजन भी कम हो जाएगा, जिससे पूरी खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। इसी प्रकार ये दूसरा है, अगर अपघटक को हटा दें तो क्या होगा। यदि खाद्य श्रृंखला से अपघटक जैसे बैक्टीरिया और कवक, सबसे लास्ट में वही आते हैं, क्योंकि शेर मर गया, शेर के मरने के बाद बैक्टीरिया और कवक ही होते हैं जो उन मरी हुई चीज़ों को खाते हैं। ठीक है, अगर उनको हटा दिया जाए तो मृत पौधे जो होंगे और जानवर वो विघटित नहीं होंगे, मतलब वो मिट्टी में नहीं मिलेंगे। इससे पोषक तत्व मिट्टी में वापस नहीं मिलेगा, वो मरेंगे नहीं, उन्हें कोई खाएगा नहीं, तो फिर वो मिट्टी में नहीं मिलेंगे। ठीक है, जिससे उत्पादकों के विकास में बाधा आएगी, और अगर मिट्टी में नहीं मिलेंगे वो खा के वापस, तो क्या हो जाएगा, मिट्टी उपजाऊ नहीं बनेगी, मिट्टी उपजाऊ नहीं बनेगी तो पौधे नहीं उगेंगे, और पृथ्वी पर मृत जीवों का ढेर लग जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस, कवक ही ऐसी चीजें होती हैं जो मरी हुई चीजों को खाते हैं। ठीक है, वो मरी हुई चीजों को खा लेते हैं, उनके द्वारा जो मल निकलता है उनके पेट में से, उससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 15, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका क्या है। तो देखिए, इधर कार्बन डाइऑक्साइड, इधर ऑक्सीजन, और बीच में वन मतलब पेड़ पौधे। तो इनकी भूमिका क्या है इन दोनों में। देखिए, जानवर हो या हम हो, हम सब CO2 निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 देते हैं। O2 हम तक पहुंचती है और हम CO2 निकालते हैं, तो ये चक्रण चलता रहता है। ठीक है, तो वनों की भूमिका बहुत है। वन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में माध्यम से वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। वन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से, और पूरा आपका ये प्रश्न में से ही है इतना। फिर प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आगे चलते हैं। समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता। फिर वही बात, व्यर्थ क्यों नहीं हो रहा। ये घास है, घास को हिरन ने खा लिया, हिरन को शेर ने खा लिया, शेर मर गया तो उसको कवक, फंगस, बैक्टीरिया इन सब ने खा लिया। इनके द्वारा जो मल निकलता है उससे मिट्टी उपजाऊ बनती है, और मिट्टी से फिर घास होती है। तो मतलब जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं जा रहा, सब सर्कल चल रहा है, कुछ भी फालतू नहीं है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे मैंने लिखा है, समझा तो मैंने आपको दिया। वनों में मृत कार्बनिक पदार्थ, मृत मतलब जंतु मर गए हैं, पेड़ पौधे मर गए हैं, पत्तियां टहनियां टूट के गिर गई, ये सब मरी गई। ठीक है, मृत कार्बनिक पदार्थ जैसे मृत पत्तियां, टहनियां या मृत जानवरों के शरीर। ठीक है, अपघटकों जैसे सूक्ष्मजीव और कवक द्वारा सरल पोषक तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब वो खा लेते हैं। ये पोषक तत्व मृदा में मिल जाते हैं, मतलब मिट्टी में मिल जाते हैं, और पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिससे पौधे उगते हैं, पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का एक चक्र चलता रहता है और कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। वही प्रश्न घूम घूम के बार बार आ रहा है। चलिए प्रोजेक्ट एक देख लीजिए क्या कह रहा है। विज्ञान विषय शिक्षक की सहायता से वनों के संरक्षण के लिए आपके द्वारा क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं। जैसे वनों के लिए नए पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ों की कटाई पर रोक लगा सकते हैं, जंगलों में आग लगने से बचा सकते हैं, और लोगों में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैला सकते हैं।
ठीक है, तो ये सब कर सकते हैं। चलिए, तो अगला देखिए ब, वनों के उन्मूलन से आप क्या समझते हैं? और वन संरक्षण को दर्शाते हुए एक पोस्टर। तो ये मैंने एक वन संरक्षण को दर्शाया है कि हमें पौधों को लगाना चाहिए। आप इस प्रकार का चित्र बना सकते हैं। और वन उन्मूलन क्या है? वनों के उन्मूलन का अर्थ है वनों का विनाश या उन्हें गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग करना, जैसे कि खेती, शहरीकरण या उद्योग। ठीक है। और एक नारा, जंगल है तो कल है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। प्रोजेक्ट 2, अपने अध्यापक के साथ अपने आसपास के किसी वन में जाइए। आपने जो देखा उसका वर्णन करो। जैसे हम कहाँ पे गए, मान लो हम एक पास के उद्यान में गए, वहाँ क्या देखा? कई प्रकार के पेड़, छोटे पौधे, रंग बिरंगे फूल, कुछ पक्षी और गिलहरियां, हमने ये सब देखा। क्या सभी वृक्ष समान आकार के थे? नहीं। तो सभी वृक्ष समान आकार के नहीं होते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ लंबे, कुछ मोटे, कुछ पतले, ऐसे होते हैं ना। चलिए, हो गया सबका। वीडियो बेटा अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जाने से पहले हाइप ज़रूर कर दें वीडियो को। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।